नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ आलोक। हाथरस कांड में हर रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं और सियासत भी चरम पर है। चुनावी माहौल में कोई भी विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने से नहीं चूक रही, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, आप हो या फिर रालोद हो। पीड़ित परिवार मिले, विपक्ष गांव पहुंच रहा है मिलने के लिए, और हैरानी यह है कि इन विपक्षी पार्टियों का गांव में पहुंचने का विरोध भी हो रहा है। आप सांसद संजय सिंह पर स्याही फेंक दी गई, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को खदेड़ दिया गया, सपा और रालोद के हिंसक प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ। इंसाफ की लड़ाई के नाम पर विपक्ष अपनी सियासी रोटियां सेकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं हाथरस कांड की आड़ में दंगा भड़काने की साजिश का भी खुलासा हुआ। सोशल मीडिया पर हाथरस कांड से जुड़ी तमाम भ्रामक और अफवाही वाली खबरें चलाई जा रही हैं, जो हिंसा और उन्माद भड़का रही हैं। पीड़िता का रातों रात अंतिम संस्कार कराने वाली पुलिस को पहले से सवालों के घेरे में ही थी, और अब एक और नया खुलासा हो गया है। वो ये कि आगरा की फोरेंसिक जांच में सामने आया है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप जैसी कोई घटना घटी ही नहीं। इससे पहले सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट में भी इसी तरफ इशारा किया था। वहीं पीड़ित पक्ष के बयानों में भी विरोधाभास की खबरें आई। वहीं आरोपी पक्ष खुद को बेगुनाह बता रहा है। हालांकि मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति सीएम योगी ने कर दी है। साथ ही पीड़ित पक्ष और पुलिस कर्मियों का नार्को टेस्ट भी होगा। वहीं हाथरस में जातीय भावनाओं को भड़काने, भीड़ इकट्ठा करने और नेताओं के भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्या है हाथरस कांड का सच? क्या हाथरस कांड पर सिर्फ सियासत हो रही है? क्या सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? क्या वाकई पुलिस ने गुमराह किया? पीड़िता का अंतिम संस्कार रातों रात किसके इशारे पर हुआ, और अचानक हाथरस कांड पर सियासत इतनी तेज क्यों हो गई? तो सवाल तमाम सारे हैं कि हाथरस कांड पर विपक्ष क्या सियासी रोटियां सेक रहा है। सवाल यह भी है, क्या हाथरस कांड में सच में अभी भी छिपा हुआ है, जिस सच को जानने की लगातार कोशिश की जा रही है? क्या बिना सच जाने ही विपक्ष ने सियासी चढ़ाई कर दी? और इतना ही नहीं, आज के सवाल जो हैं जिन पर जवाब लेंगे। पीड़िता की मौत की असल वजह आखिर क्या है? रातों रात पीड़िता के अंतिम संस्कार के पीछे आखिर किसका दबाव था? क्या सियासी पार्टियों ने जातीय भावनाओं को भड़काने का काम किया है? ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरी कवायद के बाद जो पीड़िता की जो रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट, वो भी देखिए। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ने जारी की है फाइनल रिपोर्ट। रिपोर्ट में किसी तरीके के गैंगरेप की पुष्टि नहीं है। फोरेंसिक रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं है। रिपोर्ट में फिजिकल असॉल्ट के सबूत मिले हैं। तो रिपोर्ट में किसी भी तरह के फिलहाल गैंग रेप की पुष्टि नहीं है। तो सवाल ऐसे में तमाम सारे हैं। तो हाथरस कांड में हर रोज नए मोड़ आ रहे हैं और सियासत भी चरम पर है। चुनावी माहौल में कोई भी विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने से नहीं चूक रही है। इस बीच हाथरस कांड पर सियासत भी जारी है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर सहित 400 के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। सपा और बसपा ने भी साधा निशाना, कास्ट सरकार कर रही तानाशाही, और विपक्ष के नेताओं और समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज पर भी नाराजगी जताई गई है और धारा 144 और महामारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। तो हाथरस में दलित युवती से गैंगरेप और मौत मामले पर योगी सरकार के प्रति विपक्ष के तेवर भी तीखे नजर आ रहे हैं। तो आज हम कुछ सवालों के जवाब लेंगे, और जो बड़ी बात यह कि जो रिपोर्ट आई है फिलहाल उसमें गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इस बात को लेकर के हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो इस वक्त जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हम आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आरएलडी प्रवक्ता संतोष यादव जी हैं। संतोष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज यादव जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भी कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे
पहले मैं संतोष जी आपसे एक सवाल का जवाब चाहूंगा। संतोष जी, आपके नेता जिस तरीके से जयंत चौधरी की बात करें, किस तरीके से उन्होंने लाठियां खाई, क्या लगता है कि आखिर सरकार की क्या मंशा है? पहला सवाल मैं आपसे ही। आलोक जी, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, हमारी हम इसलिए कहना है कि सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है। जो मुख्यमंत्री होता है वो सबका होता है। उसकी ये ड्यूटी है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या या जनता जो भी है उसकी सुरक्षा करे। हमारी सरकार सो रही है, सो नहीं रही है, सोने का नाटक कर रही है। अगर सो रही होती तो जग जाती। सोने का नाटक कर रही है। उस सोने के नाटक को जगाने के लिए सभी विपक्षियों को एकजुट होकर के इस घटना के लिए आंदोलन करना पड़ा। ये सरकार के लिए बेशर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि जब विपक्ष या विपक्षी लोग जा करके ये बात कहें कि साहब इस तरीके की घटना हमारे उत्तर प्रदेश में हो रही है, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार सो रही है। और सरकार सो ही नहीं रही है, सरकार उस घटना को पूरा दबाने का प्रयास करती है। पुलिस पूरा घटना को दबाने का प्रयास करती है। और एक 14 तारीख की घटना को 22 तारीख को मेडिकल कराया जाता है। मतलब 10 दिन बाद क्या मेडिकल रिपोर्ट में वो रिपोर्ट आ सकती है? तो मेरा ये कहना है कि सरकार जो है वो सोने का नाटक कर रही है, सो रही है। जनता की तरफ उसका ध्यान नहीं है। जितने भी अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, आप देखिए जितने भी अपराध हुए हैं उस पर कभी भी लीगल रूप से एक्शन लेने का काम सरकार ने नहीं किया। जब विपक्षियों ने या मीडिया ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया कि साहब ये घटना घट गई है, तब सरकार की कहीं आंख खुलती है और उस पे को काम करना शुरू करती है। मनोज जी, क्या वाकई में इस वक्त इस मामले में अगर बात करें, मीडिया और विपक्ष की भूमिका अहम रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जो हाइप मिली इस केस को, उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई वो मीडिया ने निभाई। और मीडिया ने तब ज्यादा निभाई जब मीडिया को ही वहां पे जाने से रोका गया। वो नेशनल मीडिया हो, स्टेट का मीडिया हो, सारे मीडिया को धता बताते हुए पुलिस प्रशासन और इस सरकार ने उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकारों का हनन किया। क्या इस बात को मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दो। मैं कह रहा हूं कि एक फॉरेंसिक जांच नहीं 10 फॉरेंसिक जांच करा ले सरकार। लेकिन यह बात बता दे कि क्या लॉ जो हमारे निर्भया कांड के बाद जो कानून बना, उस कानून में यह नहीं लिखा गया है कि जो पीड़िता का बयान होगा और खासकर जो मृतक पीड़िता का बयान हो रेप के मामले में, वही सबसे बड़ा साक्ष्य है। अच्छा, दूसरी बात आलोक जी बता दीजिए, रेप हुआ या नहीं हुआ ये सरकार क्यों बता रही है? ये तो कोर्ट बताएगा ना। ये कोर्ट तय करेगा कि रेप हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये पहला केस है, किसी भी पक्ष के मंत्री पे हो तो कोई जरूरत नहीं किसी जांच कराने की। हाँ, केस हुआ, रेप हुआ, जेल जाओ। कोई नहीं जांच कराने की, ना फॉरेंसिक जांच, ना किसी महिला की जांच, ना किसी तरीके की जांच जो जिंदा एविडेंस है। लेकिन जिसमें वो बच्ची मर गई, क्यों बचाया जा रहा सरकार के द्वारा? उसके पीछे से एक कारण है, वो बीजेपी नेता के बेटे हैं। चलिए, इस सवाल तमाम सारे हैं कि आखिर सियासत कहां पर हो रही, सियासत कौन कर रहा है। और इस बीच हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सीबी पांडे जी भी जुड़ गए। सीबी पांडे जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और पूर्व आईएएस अनीस अंसारी जी भी हमारे साथ हैं। अनीस जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। मनोज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं जरा मनोज जी के पास आ जाऊं। मनोज जी, जब हम हाथरस कांड को लेकर के, सच को लेकर के बात कर रहे हैं, सियासत को लेकर के बात कर रहे हैं, तो अभी ये सवाल मनोज जी ने भी उठाया। ये मामला इसलिए ज्यादा उठ गया क्योंकि मीडिया पर आन पड़ी थी। मीडिया तक को अंदर नहीं जाने दिया। अभी तक तो ये हो रहा था चलो आप विपक्ष को मत नहीं जाने दीजिएगा, लेकिन मीडिया को रोका गया, इसलिए सारे मामले ने तूल पकड़ा। यह अभिव्यक्ति की आजादी पर भी सरकार ने हमला किया। यह सवाल इसलिए उठ रहा है। मनोज जी, दरअसल मीडिया पे सवाल उठाएं, लेकिन एक बात क्यों कहना चाहेंगे, स्थानीय प्रशासन की चूक को नहीं मानना, रात में शौक को जला देना और जिस तरीके से केस को हाइप मीडिया के ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन एक एक मुद्दे पर अगर हम चर्चा कर लें, पॉलिटिकल जो टूरिंग प्रोग्राम चालू हो गया है, मैं एक की बात नहीं करता, राहुल जी से लेकर के, चंद्रशेखर से लेकर के, वो चाहे रालोद, मतलब जिसकी पार्टी की जिक्र कर ले, जब आपको पता है धारा 144 लगी हुई है, पुलिस, स्थानीय पुलिस अगर वहां जाने से मना कर रही है, मीडिया जिसको टोटल छूट रहती है, आलोक जी हमारे चैनल या प्रिंट मीडिया के
प्रतिनिधित्व और उसमें सरकार की कितनी बड़ी किरकिरी हुई है आप जानते हैं। अवनीश अवस्थी, एडीजी, बाकी लोगों को जाना पड़ा, कैंप करना पड़ा, लेकिन जो छोटी छोटी भूल हुई है इस घटना के को संज्ञान में लेते हुए अगर आप देखिए तो लगातार, क्योंकि पीड़िता के बारे में जैसे भी मनोज जी आपकी बात से सहमत हूं कि सरकार क्यों बता रही कि रेप हुआ कि नहीं हुआ, वो मेडिकल प्रोसेस और कोर्ट का विषय है, लेकिन जब आरोप कहीं ना कहीं सरकार पे लगातार इस बात का हुआ, भाई सरकारी मिशनरी फेलुअर हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल माइलेज के चक्कर में, आलोक जी मैं बताना चाहूंगा, जहां जहां चुनाव है, बंगाल के लोग धरना दे रहे हैं, बिहार के लोग धरना दे रहे हैं, आप देखिए ना हाथरस को जिस तरीके से लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि चूंकि बाई इलेक्शन यूपी में भी है और राहुल जी हो गए, हम प्रियंका जी की बात कर ले या जयंत चौधरी की बात कर ले, 2-4 लोग अगर किसी भी परिवार में जाते हैं तो बात बनती, कोरोना काल चल रहा, 100, 200, 400, 500, 1000 कार्यकर्ताओं की भीड़ लेके आप जाएंगे, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आखिर साबित क्या करना चाह रहे हैं? सीबी पांडे जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से विपक्ष का रोल, मीडिया का रोल, उस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या लग रहा है? चलिए आप अपनी बात अच्छा रखिए। जी जी मनोज जी। हाँ मनोज जी, देवरिया में रैली करते हैं चुनाव को लेके, उन्नाव में रैली करते हैं, बुलंदशहर में रैली करते हैं, सारी रैली उपचुनाव की कर रहे हैं, तब कोरोना काल का कोई विषय नहीं है। आप 144 लगा के सिर्फ प्रशासन उत्पीड़न कर रहा है और पुलिस उत्पीड़न कर रही परिवार का, और अगर विपक्ष चला जाए, 4 नेता चले जाएं और सरकार उसको गलत बताए, प्रशासन के विरुद्ध बताए, सरकार के विरुद्ध बताए, तो ऐसे विश्लेषण को मैं सत्संग नमन करता हूं और सरकार को भी नमन करता हूं कि ये पराकाष्ठा आपके अत्याचार की चलने वाली नहीं। बहुत सीबी पांडे जी, जब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी शख्सियत नमन कर रही है, सवाल ये कि आप सबके साथ बराबरी का कीजिए ना, कहीं का रेप बहुत मायने रखता है, किसी स्टेट का और किसी राज्य का रेप, अब इसमें भी अब ऐसा हो जाएगा क्या क्लासिफिकेशन? आलोक जी सुनिए, दरअसल पार्टी के है तो उसको हमेशा अपराध की ही दृष्टि से देखा जाएगा, उसको जात के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, जगह के हिसाब से नहीं देखा जाएगा और राजनीतिक के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। तो एक अपराध हुआ, तो इस अपराध में ठीक है, ये विपक्ष का अधिकार है कि कहीं भी अगर अपराध होता है, खास करके महिलाओं के रेप के मामले में, तो उसको जोर शोर से उस मामले को पूरी ताकत के साथ उठाना चाहिए। अगर विपक्ष ऐसा नहीं करता है तो अपने दायित्व को ये माना जाएगा कि ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रहा। और शासन तो हमेशा चाहता है कि हम दिखाएं कि हमारे यहाँ अपराध बहुत कम हो रहा है, हमारे यहाँ कोई उसका बहुत समन्वय चाहते हैं, शासन का हमेशा दृष्टि रहती है। लेकिन अब इस मामले में अगर आप देखें कि अब इसमें जितना भी विरोध हो, अपराध में हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है, रेप हुआ है या क्या हुआ है, इसके मामले में अब इस अपराध को जांच करने के लिए सीबीआई उसको आपने बैठा दिया। अब सीबीआई से बड़ी कोई जांच की एजेंसी हो नहीं सकती है देश में, तो कितना भी अगर कोई कोशिश करे, कितना भी आप प्रदर्शन करे, अब इससे ज्यादा तो सीबीआई से बड़ी एजेंसी कोई हो नहीं सकती। तो जांच का जहां तक है वो सीबीआई के हाथ में चला गया, सीबीआई इसको जांच करेगी जहां तक अपराध का मामला। दूसरा जो मामला है कि रात को उसको आपने रात को जला दिया, लोगों को रोका क्यों, ये सारे मामलों में हाई कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस ले रखा है, सो मोटो कॉग्निजेंस ले रखा है कि ऐसा पुलिस ने या प्रशासन ने क्यों किया। अब ये पुलिस के सामने, अब ये कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट वो देखेगी कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है, किन लोगों ने गलतियां किया है, और उसके हिसाब से वो रिकमेंड करेंगे कि सीबीआई इन लोगों के खिलाफ जांच करे। तो ये तो जांच का आधार हाई कोर्ट ने भी दिया, सीबीआई ने मामले की जांच कर दिया। तो मैं समझता हूं कि अब आंदोलन जितने भी हो रहे हैं उसका एक राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक फायदा फिलहाल कौन किसको उठाना चाह रहा है, ये भी बड़ी बात है। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ओपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ प्रदीप सिंह जी भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। ओपी सिंह जी से मेरा सवाल है, कुल मिलाकर के अब जो सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी, लगातार मुआवजे की बात कर दी, अब उसके बावजूद भी किस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, कैसे अब सरकार जवाब देगी? ओपी सिंह जी देखिए, हाथरस की घटना में आलोक जी पहले दिन से ही सरकार जवाब भी दे रही है, कार्रवाई भी कर रही है। जैसे ही संज्ञान में आया उस पीड़ित परिवार के पूरी सुरक्षा करना, उसको 25 लाख रुपया देना, उसको सरकारी नौकरी देना, उसको मकान देना, उसको सुरक्षा देना, फिर उसके बाद एसआईटी का गठन करना, और जिसकी दुनिया मांग करती है, जिस पर विश्वसनीय है
सीबीआई की भी उन्होंने संतुति कर दिया। अब लेकिन इसमें जो पहले दिन से इस इतनी बड़ी जघन्य और राक्षसी घटना पर जिस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है और जिस प्रकार से अफवाहें फैलाई गई है, यह अफवाह उसी प्रकार से फैलाई गई है जिस प्रकार सीए के माध्यम से पूरे देश को जलाने की साजिश हुई। आज सवाल राजनीतिक रोटियों की जो बात की जा रही है, ये जिम्मेदार भी इसके लिए सरकारी, क्योंकि बहुत देर कर दी, कुछ दिन का वक्त लगा दिया, इसलिए विपक्ष को ज्यादा कहने का मौका मिल गया और कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब मिलने बाकी है। जी आप सुनिए आलोक जी, विपक्ष को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, धरना प्रदर्शन करने का, सरकार की नीतियों का विरोध करने का पूरा अधिकार है, होना भी चाहिए। लेकिन हाथरस की घटना पर जिस प्रकार जातीयता का जहर घोला गया और बुलंदशहर, आजमगढ़ और बलरामपुर में वहां क्यों नहीं है? अगर कांग्रेस विपक्षी दल जाते तो जातीयता का जहर कैसे हो सकता है? प्रदीप जी, मुझे इस सवाल का जरा आप जवाब दीजिए, जरा जनता जाननी चाहती है ये जातीयता का जहर कैसे हो सकता है। जी आलोक, देखिए, हाथरस की घटना में विपक्ष अगर वहाँ पीड़िता के परिवार से मिलने जाता है तो इसमें सरकार के पेट में दर्द क्यों होता और लगातार सरकार में बैठे लोग आरोप क्यों लगाते हैं? हमें पूछना चाहते हैं, अगर पीड़िता और पीड़िता के परिवार ने का आरोप है कि डीएम ने उनके साथ जाति की है, तो डीएम को कौन बचा रहा है? ये सवाल है और इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। आप ये बताइए कि डीएम महोदय जब पीड़िता के परिवार के पास जाते हैं और कहते हैं कि मीडिया के लोग 2-4 दिन रहेंगे, उसके बाद तो हमें ही रहना है और तुम्हें हमसे रिश्ते ठीक करने होंगे, इस तरह का दबाव बनाते हैं, अगर धमकाते हुए नजर आते हैं और आप लोगों के चैनलों पे वो वीडियो दिखाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं आज कुछ मोहरों को निलंबित करके उन्हें ये अब समाज में ये दिखाना कि हमने पीड़िता के साथ न्याय कर दिया है। पहली बात ये है कि पीड़िता का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में ही देरी होती है। उसके बाद स्थिति ये होती है कि हिंदू मैथोलॉजी की जब आप बात करते हैं तो हिंदू मैथोलॉजी में रात में 12 बजे या देर रात में पीड़िता का जिस तरह उसके शरीर को जलाया जाना, वो भी पेट्रोल डाल के जलाया जाना, ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि ये सवाल है, इन सवालों का जवाब तो सरकार को देना होगा। और डीएम की ये हैसियत नहीं है, किसी भी पुलिस अधिकारी की ये हैसियत नहीं है, जब तक ऊपर से आदेश ना हो तब तक इस तरह का कुकृत्य करने का ये हैसियत पुलिस की नहीं हो सकती। और पीड़िता का परिवार ये सवाल कर रहा है तो आपको जवाब देना चाहिए। आप बार बार धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारा नार्को टेस्ट करेंगे। पूरे भारत के इतिहास में पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट पहली बार हो रहा है और यह बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार नार्को टेस्ट से भाग क्यों रहा है। आप ये बताइए, पूरे सीवी पांडे जी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हुए, पूरे भारत में कहीं पर भी पीड़ित परिवार या पीड़िता का नार्को टेस्ट हुआ हो तो बता दीजिए आप हमको। आप ऐसी परिस्थिति में कहीं न कहीं सरकार की मंशा कटघरे में है। एक जाति विशेष के लोग उस गांव में पहुंचते हैं और पीछे राइफलें बंदूकों के साथ पहुंचते हैं, उनके पीछे सुरक्षा में पुलिस खड़ी होती है। कि सरकार ने सब कुछ कर दिया, लेकिन जी बाराबंकी के इनके चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का वीडियो देख लीजिए, कहते हैं कतई इसे संज्ञान में लेना नहीं चाहिए और इस तरह की महिलाओं के साथ ये तरह की घटनाएं होती रहती है। ये बयान आ रहा है और तुलना नहीं कर रहे, फिर हम अशोक गहलोत के भी ट्वीट से तुलना नहीं करेंगे कि वो जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के, मैं मुद्दे पर फोकस कर रहा हूं। मेरा मुकाबला ये नहीं है कि मैं राजस्थान में क्या हुआ, अशोक गहलोत ने क्या ट्वीट किया और किस गैंगरेप की तुलना करी उन्होंने यूपी के गैंगरेप से, मेरा ये औचित्य एकदम नहीं है। लेकिन जो आधी रात का सच है, उस सवाल का जवाब मैं अनीस अंसारी साहब से लूंगा। अनीस जी, आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी, आपने वरिष्ठ पत्रकार की भी बात सुनी। अब मैं एक सवाल का जवाब जरा आपसे चाहूंगा कि सरकार की साख पर जो बट्टा लगा है, सीधे सीधे उसमें जो है अधिकारियों का अहम रोल है, क्योंकि बराबर सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन एक सवाल का जवाब है जो सबके ज़हन में चल रहा है, हर शख्स के ज़हन में, कि आखिर किसके कहने पर उस आधी रात का जो सच क्या था, क्यों जलाया गया रात के अंधेरे में। तो इसमें साफ तौर पर अधिकारियों की इलावाली है, जिसके चलते सरकार की साख पर बट्टा लगा है। अनीस जी, मैं समझता हूं कि दो बातें आपके जो व्यूअर्स हैं उनको जानना चाहिए, उसके बाद मैं आपके सवाल पर कमेंट करना चाहूंगा। पहली बात, 2019 में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक
पूरे हिंदुस्तान में रेप के लगभग 60,000 केसेस हुए, उसमें सब लगभग 15% नेशनल टोटल का यूपी ने रिपोर्ट किया। खाली सितंबर में 9 केसेस यूपी में हुए हैं रेप के, गरीब और दलित महिलाओं के, जिनमें 3 साल की लड़की जो 4 सितंबर को जिसका रेप हुआ, ब्रूटल किलिंग हुई, और 70 साल की औरत। तो इस रेंज में रेप हो रहे हैं यूपी में। यकीन इसमें गवर्नमेंट की फेल्योर है, खाली अफसरों की फेल्योर नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए अपनी पोस्ट से। अगर कोई सरकार इस कदर इंसेंसिटिव हो जाए कि जहां पर विक्टिम है उनको तो घेराबंदी कर ली, और जो उनके परपेट्रेटर्स हैं क्राइम के, उनको पंचायतें करने की इजाजत दी जा रही है, ग्राउंड पर बात की बुनियाद पे काम कर रही है, जो बहुत सीरियस चार्ज है, और इससे बचने की कोशिश करना चाहिए था सरकार को। इसमें 2-3 कदम उठाए सरकार। नंबर 1, जो अफसर इसमें जिम्मेदार है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या नीचे के हो, उनके खिलाफ SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट के तहत और IPC के तहत जो रिलेवेंट धारा है उसके मुकदमे चलाना चाहिए। जो पीड़िता है उसके परिवार को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। जो पॉलिटिकल अपोजिशन है उसके साथ जो ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर किया है पुलिस के अफसरों ने, जैसे राहुल जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, चौधरी साहब हैं, इन लोगों को केन चार्जिंग की है। बड़े शर्म की बात है कि ब्रिटिश पीरियड में जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, उस वक्त बड़े लीडरों को पुलिस वाले ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, उनको पकड़ के डिटेन कर लेते थे, जेल में डाल देते थे, उन पर लाठीचार्ज सीनियर लीडर्स पे नहीं होता था। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान की तारीख में। मैं भी एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ और इमरजेंसी के जमाने में मैंने बहुत से लोग, राजनारायण सिंह, रेवती रमन सिंह, बाबा राम आधार, ऐसे लोगों को इलाहाबाद में इमरजेंसी के जमाने में उनको डिटेन किया है, लेकिन हमने कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, उनको पर लाठी नहीं चलाई, उनको पकड़ के बिठा के और गेस्ट हाउस में या किसी जेल में डाल देते थे। ये पहली बटवा देख रहा हूँ पॉलिटिकल अपोजिशन के साथ जो ह्यूमिलिएटिंग बर्ताव हो रहा है। ये बहुत ही अफसोस और कंडेमनेबल बात है। सरकार को, पॉलिटिकल अपोजिशन को ये मान के चलना चाहिए कि वो सरकार का डेमोक्रेसी में अंग है। सरकार अगर एक्सीलरेटर है तो अपोजिशन एक गाइड कर सकता है और ब्रेक लगा सकता है। अगर सरकार गलती करे उसको दुश्मन नहीं मानना चाहिए। एडवर्सेरियल जो रोल प्ले किया जा रहा है वो बहुत अफसोसनाक बात है। इससे डेमोक्रेसी हमारी अफेक्ट हो रही है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी भी किस तरीके से अब सवालों के घेरे में आई है। ओपी जी, बहुत जिम्मेदारी से सवाल जिस तरीके से पूर्व IAS अनीस अंसारी जी ने भी उठाया है, सवाल यही है जो मैंने भी पूछा कि रातों रात पीड़िता के अंतिम संस्कार के पीछे आखिर किसका दबाव था? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ओपी जी, मैं आपसे सवाल का जवाब पहले जिम्मेदारी से। जी, उसके बाद और रिपोर्ट आ चुकी है पूरी तरीके से कि गैंगरेप नहीं हुआ है। जी ओपी जी। आलोक जी, देखिए कि जो रात्र में उसकी लाश जलाई गई है, आखिर ये प्रथम दृष्टया SIT की रिपोर्ट आने के बाद ASP, एडिशनल SP, CEO, इंस्पेक्टर सभी निलंबित किए गए। और दूसरी बात, ये बार बार उसी तारीख से 29 तारीख से ये सामने आ रहा कि रात में लाश जलाई क्यों गई। SIT इस बात की भी जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में और किसके आदेश पर रात में लाश जलाई गई। काउंटर और वो रिपोर्ट जो पहला चरण का तो आ चुका है, जिस पर पुलिस अधिकारी निलंबित हुए। दूसरे चरण की रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई दोषी है, इसको संज्ञान में लिया, यदि कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आलोक जी, ये बताइए कि जब इसकी SIT जांच हो रही है, जब इसकी CBI जांच हो रही है, जब हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेकर के तलब किया है, ऐसे में रोज रोज विपक्ष कौन सी रणनीति अपना रहा? विपक्ष की बात ना करिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, तो मीडिया को तो आप बोलने नहीं दे रहे ना, जाने से भी मीडिया को रोका जा रहा था। जी मनोज जी जरा कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी मनोज जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मैं बड़े प्यार से बीजेपी के लोगों से पूछ रहा हूँ, बता दें, एक सवाल आपके लिए। जी, उस हमारी बहन की दो रिपोर्ट आ चुकी हैं रेप की, कि रेप उसके साथ नहीं हुआ, 2 बार रिपोर्ट आ चुकी हैं। और SIT की रिपोर्ट जो कि
किसी के उसमें नहीं हुई, जाके सरकार ने पुलिस की घेराबंदी में एसआईटी की रिपोर्ट कर दी कि रात को क्यों जलाई गई, वो रिपोर्ट नहीं अभी ये दे पाए। आप सोचो कि सरकार की मंशा आलोक किस तरह है, और अगर इस तरह है सरकार की मंशा तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब दूसरी बात महत्वपूर्ण आ जाती, जब रेप हुआ नहीं तो फिर क्यों उसका रीपोस्टमार्टम नहीं कराया गया, तब क्यों उसके परिवार को उसको कोई नहीं दिखाया गया, तब क्यों उसके परिवार की रजामंदी नहीं ली गई, यही बात तो हम जानना चाहते हैं। आप विपक्ष पे मुकदमे लगा लो, लाठी चला लो, जैसा हमारे पूर्व आईएएस ने कहा, रियल में कभी किसी नेता के खिलाफ इस तरह के माहौल कभी किसी सरकार ने नहीं बनाया। गिरफ्तारी एक चीज है, तमाम बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां सरकारों ने करी है, विपक्ष की, दूसरी पार्टी की सरकार, लेकिन इस तरह की बातें कभी नहीं हुई। मैं एक बात कहता हूं, समय बहुत कम है, ओपी जी अपनी बात रखिए जल्दी से, मनोज जी के सवाल का जवाब। जी जी, ये जो बार बार दूध के धुआं बन रहे हैं विपक्षी दल, कौन दूध का धोया है, कौन दूध का धोया है? अरे गंगा जल तुम हो, हमें मत दूध का धोया बताओ। हम अपने अधिकार जानते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन जानते हैं। ओपी सिंह जी, हमको विपक्ष पे जितने सवाल करते हो उतना अपने प्रशासन पे कर लो ना, तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। पूरा दिन 5+1 ताली बजा बजा के विपक्ष को दोस्तों सब नहीं आती आपको, बेसब्री के साथ आप पूरी डिबेट में बैठते हो, पूरा दिन विपक्ष का नाम लेते हो, इसीलिए आपके अधिकारी पूरी तरीके से आवारा हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन हम कोई गलती करेंगे तो बीजेपी का नेता आके चलिए नाम लेगा। मैं बहुत एक साथ में बहस करना चाह रहा हूं, रुक जाइए। सीबी पांडे, सीबी पांडे जी, कुल मिलाकर के जो आरोप प्रत्यारोप के बीच चल रहा है लगातार, क्या सियासी पार्टियों ने वाकई में जातीय भावनाओं को भड़काने का काम किया, ये मैं आपसे जानूंगा जरा। जी देखिए, मैं पहले भी कहूं, अब तो जो बहस हो रहा है ना, तो वो बहस हो रहा है कि कौन किसके लिए जिम्मेदार है, किसने रात में जला दिया, किसने क्या किया। लेकिन ये बताइए कि जो भी जिम्मेदारी तय किया जाएगा वो तो कोई ना कोई एजेंसी तय करेगी ना। जिम्मेदारी तय करने के लिए पॉलिटिकल लोग तो तय करेंगे नहीं। अब आप पॉलिटिकल लोग जाते जाते ये मांग कर देते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, इसके अलावा मुख्यमंत्री और कुछ बचा नहीं है इस मामले में, जिसमें कि जांच की कार्रवाई नहीं हो रही। जांच भी हो रहा है, कोर्ट ने कांग्रेस भी ले रखा। तो अब इसमें जो कुछ भी हो रहा है, अगर मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो तो एक राजनीति हो रही है ना। तो राजनीति तो चलेगी, राजनीति तो जब तक ये मामला फाइनल सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा, या उसके बाद सीबीआई की जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, मामला कोर्ट में नहीं चला जाएगा, तब तक तो मैं समझता हूँ कि राजनीति चलती रहेगी, लोग अपना आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, क्योंकि इससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट के आने का इंतजार करेगा विपक्ष, या यूं ही सवाल जवाब करता रहेगा अभी? जी राजनीतिक पार्टियां तो जवाब उठाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें कुछ तो संदेह नहीं होना चाहिए, और उठा रही है तो हम 100 बार करेंगे। अगर श्री राहुल गांधी जी को मिलने से रोका जाएगा, उन्हें अपमानित किया जाएगा, अगर ये राजनीति है तो हम 100 बार करेंगे। प्रियंका गांधी जी को पीड़िता के परिवार से मिलने जाने पर उन्हें उनके कपड़े खींचकर अपमानित किया जाएगा, तो ये राजनीति है तो हम 100 बार करेंगे। और इस बात का दर्द है या पीड़िता के साथ हमदर्दी? पूरी बात पे आ रहा है, उस पर आ रहे हैं। सुनिए, आप ये बताइए कि पीड़िता जहां पर पहली बार एडमिट हुई, उस डॉक्टर का बयान आपके चैनलों पर लगातार आया कि हम उसकी जान की रक्षा की व्यवस्था कर रहे थे, हमने वो मेडिकल नहीं कराया जिसमें मेडिकल रेप की पुष्टि हो। हमने जब हमारे पास ये व्यवस्था नहीं थी तो हमने दिल्ली रिफर कर दिया, तो मेडिकल वहां पर रेप की पुष्टि का नहीं हुआ, पहले जहां पे पहली बार एडमिट हुई। उसके बाद दिल्ली के हॉस्पिटल के डॉक्टर का भी बयान आया, वो भी मीडिया चैनलों पे चला। उन्होंने कहा कि 13 दिन तक हम उसकी जान के लिए, को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, इसलिए हमने रेप की पुष्टि का मेडिकल नहीं कराया। तो अगर ये दोनों डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं तो इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जो मेडिकल आया है, अभी रिपोर्ट आई है कि उनका रेप की पुष्टि नहीं हुई है, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कोई एक आदमी तो झूठ बोल रहा है, तो स्पष्ट यह है कि राजनीति कौन कर रहा है? सरकार में बैठे लोग राजनीति कर रहे हैं, और सरकार जिस तरीके से पीड़िता के परिवार को बार बार धमकाने का प्रयास कर रही है, और अगर पीड़ित परिवार ये कहता है कि हमारा विश्वास सीबीआई जांच पे भी नहीं है, और सीबीआई जांच पे इसलिए नहीं है कि पूरा देश जानता है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार ये बात कही है कि सीबीआई की स्थिति क्या है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो सरकार भी किसकी थी जब ये बात कही गई थी? संतोष जी, कुल मिलाकर के अब विपक्ष किस तरीके से मुखर होगा, अपनी बात रखेगा? जी संतोष जी, ठीक है, राजनीति है तो कांग्रेस राजनीति हमेशा करेगी। जी संतोष जी। आलोक जी, मेरा यह कहना है कि इस सरकार में पीड़िता ही पीड़ित है,
जो पीड़िता है वो सरकार से पीड़ित है, और पीड़ित ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे साथ रेप हुआ। मेडिकल रिपोर्ट और फलाने धमाके की बात की है, उसने अपने मुंह से कहा है, टीवी पे चला, उसका बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसने कहा कि मेरे साथ रेप हुआ, 2 लड़कों ने मेरे साथ रेप किया, 2 मेरी मां को देख के भाग गए। इसके बावजूद भी सरकार इसको डिनाई क्यों कर रही है और सरकार इस चीज को दबाना क्यों चाहती है? जी चलिए, मेरा ये सवाल उठाया, मैं इस सवाल को जरा वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी के पास आता हूं। मनोज जी, कुल मिलाकर के सवाल जो उठाया, ये भी एडवोकेट है पेशे से, संतोष जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि गैंगरेप की जो अभी रिपोर्ट आई है, जो वो पुष्टि उसकी नहीं हुई है, लेकिन पीड़िता ने किस तरीके से बयान दिया है, और इसी बात को लेकर के सरकार पर निशाना साधा जा रहा, विपक्ष पूरी तरीके से मुखर है इसी बात को लेकर के। मनोज जी। आलोक जी, मुझे लगता है मैं समय चाहूंगा, चूंकि पीछे टोक दिया गया था। दरअसल स्थानीय प्रशासन, सरकार या जुड़े लोग जिनको बताना चाहिए था, उन्होंने छुपाने के प्रयास में सर पहुंची। मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी पार्टी के या पत्रकारों को या मीडिया चैनलों के जाने से वहां स्थितियां खराब नहीं होती, बल्कि स्थितियां खराब की वहां का स्थानीय प्रशासन और उनकी व्यवस्था ने। आलोक जी, जब लड़की ने बयान दिया कि उसके साथ रेप हुआ है, तो बाकी प्रथम दृष्टया आप उसको मानकर ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी स्थिति में फिर जांच का विषय होता है, वो मेडिकल से हो गया, जिस पर सरकार उसमें देरी हुआ क्या है कि जब और खत्म होने के बाद जब परिवार की सहमति रात में जलाने के नहीं थे, अनिल अंसारी साहब, आप लंबे समय तक देश में और प्रशासनिक अफसर रहे, आप जानते हैं किन परियों में प्रशासन या पुलिस लाश को कस्टडी ले, वो भी कहीं न कहीं सवालों को घेरा है, और बहुत उदाहरण आपको इसके पहले मिलेंगे, अब मैं भी जानता थे। लेकिन चूंकि आप पार्टी प्रवक्ता है, सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी बनती है, और चीजों को बताने से बजाय छुपाने का प्रयास क्यों किया गया? पत्रकार पूरी टीम जब वहां लगी हुई थी, और मनोज जी, मैं फिर कहना चाहूंगा, 2, 4, 5 लोगों को सारे पार्टी के प्रतिनिधि जाएं, परिवार को सिंपैथी दे, भरोसा दे, उसकी मदद करे, उसके साथ खड़े हो, लेकिन 1000, 2000, 4000 की संख्या में जाना कहां तक उचित है? मेरा सवाल, अगर आपको बुरा लग रहा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पत्रकारों पे आरोप लगाना बंद करिए, हम लोग कई बार साथ बैठ चुके हैं। जी संतोष जी, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन आपकी बात जल्दी से आप कुछ बात करना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सीबी पांडे साहब बैठे हुए हैं, बहुत जानकार आदमी हैं, लाके प्रदीप सिंह बैठे हुए हैं, लाके बहुत जानकार आदमी हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर पीड़िता ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलों में यह कहा है कि अगर पीड़िता ने अपने 164 के बयान में भी उसने कहा होगा, वो भी सीलबंद होगा, अगर उसने ये कहा है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, तो दूसरे लोग उसको डिनाई करने के हकदार कहां से हो गए? दूसरे किसी व्यक्ति को यह कहने का राइट नहीं है कि रेप नहीं हुआ है, और डॉक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में कहीं यह नहीं लिखा है कि नो रेप की ओपिनियन उसने कहीं नहीं दिया है। तो फिर यह बात कहां से आ गई कि रेप नहीं हुआ? भाई, ये तो कोर्ट तय करेगा कि हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर के क्या हाथरस कांड में सच अभी भी छिपा हुआ है? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आज हम आए हुए मेहमानों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बड़ी बहस जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मेहमान बने हुए फौरन हाजिर होते हैं। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। तुलसी के पौधे को घर में रखने से कैसे आती है शुभता? घर में कौन सी वस्तु रखने से नाराज होते हैं देवी देवता? देखिए नक्षत्र चक्र सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज।
देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज। तो हाथरस कांड में हर रोज नए मोड़ आ रहे हैं और सियासत भी चरम पर है। चुनावी माहौल में कोई भी विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने से नहीं चूक रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, आप हो या फिर हो रालोद। पीड़ित परिवार से मिले विपक्ष पूरा गांव पहुंच रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह कि इन विपक्षी पार्टियों का गांव में पहुंचने का विरोध भी हो रहा है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जो चीज सामने आई, जो लोगों ने देखी, उस सवाल के जवाब के लिए मैं अनीस अंसारी जी के पास आ रहा हूं। अनीस अंसारी जी, जब मीडिया का इसमें रोल जो सामने आया कि मीडिया को भी जब जाने से रोका गया अंदर, तो किस तरीके से यह माहौल और थोड़ा बना और इस मामले ने कहीं ना कहीं तूल पकड़ा? और मीडिया को जाने से रोकने के लिए अधिकारी जो थे वो रोक रहे थे। जब पत्रकार उनसे यह पूछ रहे थे कि आप बताइए, तमाम न्यूज चैनल वाले जो लोग, उनको रोका जा रहा था, तो वो लोग एक चीज पूछ रहे थे, हर पत्रकार यही पूछ रहा था कि किसका आदेश है, किसका आदेश है, माइक आईडी लिए। लेकिन ये कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं था कि किसका आदेश है। ये बहुत बड़ी चीज सामने आई। तो ब्यूरोक्रेसी का भी फेलियर यहां पर सामने आया। देखिए, पिछले कई सालों से जब से आरएसएस बीजेपी की सरकारें पावर में आई हैं मुल्क में और सूबों में, तब से एक रुझान बहुत साफ नजर आ रहा है कि हमारे मुल्क को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। यही सबब है कि मीडिया को जिसकी जिम्मेदारी होती है कि कोई घटना हो गई तो उसको मौका दिया जाए कि वो सच बात को सामने लाए, ताकि सरकार की बात भी सामने आ जाए जनता के, और जो लोग शहरी हैं या अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भी बात सामने आ जाए। हमारी यूपी की सरकार ने जानबूझकर मीडिया को जाने नहीं दिया था और इतनी बड़ी फौज वहां लगा दी। राहुल गांधी जी, चौधरी साहब और आपके प्रियंका गांधी जी और बाकी सारे अपोजिशन समाजवादी पार्टी के लोगों को रोकने में अगर इतनी फौज और पुलिस अगर गुंडों के खिलाफ सरकार लगाने की कोशिश करे, तो जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं सितंबर में दलित फैमिलीज के साथ, वो नहीं होती। इस मामले में ही 7 दिन में रिपोर्ट लिखी गई है। इस मामले में ही डाइंग डिक्लेरेशन है। बार बार एक सज्जन बता रहे हैं कि उसका बयान है, एक्चुअली वो डाइंग डिक्लेरेशन है। मरने से पहले अगर कोई आधार पर नामबंद होने का मौका दिया जा रहा है। इससे सरकार की जो नियत है वो बहुत है कि सरकार दलित तबकों के खिलाफ बहुत जिम्मेदारी से। मैं अब इस ओपी सिंह जी से सवाल, ओपी जी, अब जो सवाल उठे, पीड़ित के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था, मीडिया को रोका जा रहा था, वगैरह वगैरह, ये ऐसे सवाल हैं जो वाकई में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में इसका जवाब सरकार को देना ही होगा। जी जी, मैं जी आ रहा हूं अनीस जी। ओपी जी से जरा जवाब ले लूं। हाँ जी ओपी जी। हाँ जी जरूर। मैं आलोक जी ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह की संवेदनशील घटना थी और सारा विपक्ष में होड़ लगा था कि कितना ज्यादा काफिले के साथ और अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मैं जाऊं। जिस दिन ये मामला 29 तारीख को प्रकाश में आया, 30 तारीख को उसी हाथरस में जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई, पथराव किया गया और पुलिस के वाहन को तोड़े गए। उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए, अगर उन्होंने ये कहा कि एक तरफ से बसपा, एक तरफ से सपा, हजारों कार्यकर्ता वहां पर और शांति व्यवस्था बनाए रखे। दूसरी बात यह है कि प्रारंभिक जो 2 दिन था, एसआईटी ने वहां कैंप करके वहां उसके परिवार से बयान लेकर के और गांव वालों से लेकर जांच कर रहे थे। अगर प्रशासन ने रोक दिया कि 2 दिन रुक जाइए और 2 दिन के बाद हम आपको अनुमति देते हैं, नहीं, सवाल ये उठता है सरकार ने अपना पक्ष रखने में देर कर दी, इसलिए मामले ने इतना तूल पकड़ा। ओपी जी नहीं, सरकार ने कार्रवाई सही किया। अच्छा, देखिए, खुद विपक्षी दल
और कुछ मीडिया के लोगों ने ये मिल करके इसमें सनसनी पैदा किया। सच्चाई सामने आने की बजाय सनसनी में होड़ लगी थी। तो सच्चाई फिर कौन लाएगा फिर जब जी मनोज जी, फिर विपक्ष का तो ये रवैया है, तो सच्चाई कौन फिर सामने लाएगा? चलिए ठीक है, जल्दी। बड़ी महत्वपूर्ण बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात ओपी सिंह ने कही। सच्चाई दिलाना मीडिया का, बस उसी सच्चाई की तो मैं बात कर रहा हूँ कि अभी कितना सच आना बाकी है अभी। मनोज जी जल्दी से एक, हाँ ठीक है। 2 लोगों से पूछा गया कि एक विशेष जाति के जो आरोपी हैं उनकी खाप पंचायतें हो रही है, उनको इजाजत दी जा रही है और इजाजत उनको रोका नहीं जा रहा है। जवाब इस पे नहीं आया, जवाब इस पे विपक्ष पे आया। मैं इस बात को पुनः दोहरा रहा हूं, पैनल में बैठे सभी लोग इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं, सभी को छूट है। जब सरकार का प्रवक्ता बैठ के हर घटना पे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराएगा तो वो अधिकारी आवारा होने में कितनी देर लगाएंगे कि अरे जब मैं कोई गलती कर दूंगा तो बीजेपी का प्रवक्ता जाके मेरे लिए लड़ाई लड़ेगा, मेरे आरोप उठा के, मेरी गलती उठा के विपक्ष पर ठाप देगा, तो कौन सही करेगा व्यवस्था को? मिस्टर ओपी सिंह जी, इस बात को तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, जवाब दो। आप रुक जाइए, अभी रुक जाइए, सवाल पूछिए, मेरे सवाल अभी सुन लीजिए प्लीज। मैं दूसरी बात बता रहा हूं, इस घटना को देखिए, मैं अपना सवाल पूछ रहा हूं, तब आप मेरे सवाल के जवाब दीजिए। ओपी सिंह जी, चिल्लाने से आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म हो जाएगी। चिल्लाना मुझे भी आता है, आपसे तेज आवाज में मैं बोल सकता हूं। और सुन लीजिए, चिल्लाइए मत डिबेट में, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्यों ठाकुर लोग काम पंजाब कर रहे हैं? जवाब दीजिए ना। इस प्रदेश में, इस देश में क्या चल रहा है? आप विपक्ष को जाने से रोकते हो और ठाकुरों की खाप पंचायत होने दे रहे हो। आप हमको बताने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई। आप राजनीति कौन कर रहा है? लेकिन चलिए प्रदीप जी, अगर इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप रहा तो फिर सच फिर कैसे सामने आएगा? चलिए, समय बहुत कम है सर, समय बहुत कम है, मुझे जल्दी से चलिए। मेरा एक लाइन का सवाल, ठीक है। इस पैनल में बार बार ये बात कही गई कि विपक्ष दलित चिल्ला रहा है। मैं ये कह रहा हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री का ये बयान नहीं है, भाषण नहीं है कि अगर मेरे दलितों को गोली मारना है तो उनको न मारो, मेरे सीने पे मार दो? क्या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा? क्या उन्होंने इसी समाज के, वाल्मीकि समाज के लोगों का कुंभ के मेले में पैर धो के नहीं सम्मान किया? सवाल ये दर्द समझे ये विपक्ष क्यों जातिगत राजनीति कर रहा है? विपक्ष हर बात पर क्यों ये मुद्दा बना रहा है? जी, आप किसी मौत पर भी सियासत कर रहा है विपक्ष, इसलिए सवाल उठ रहा है। जी, ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदीप जी, फिर जी, सवाल ये कि विपक्ष को अपनी बात रखने का, लेकिन हर बात में जातिगत मामला क्यों सामने आ जाता है? ठीक है जी, ठीक है। हाँ, ये बात पर यहाँ परिप्रेक्ष्य में कहने की जरूरत थी क्या? इस बात की यहाँ पे क्या जरूरत थी कहने की? इस बात पर यहाँ पे कहने की जरूरत है? पीड़िता का दर्द आप लोग नहीं समझते, इसीलिए सवाल उठते हैं विपक्ष पे। विपक्ष इस तरीके की हरकत करता है, इस तरीके की। चलिए प्रदीप जी, बहुत जिम्मेदारी के सवाल। प्रदीप जी, मौके की नजाकत को समझिए, कैसा मौत पर बात हो रही है, लेकिन किस तरीके से जातिगत समीकरण साधेगा? इसीलिए विपक्ष को लेकर के कहा जा रहा है कि विपक्ष सियासत करता है। जी आलोक, देखिए, हाँ। विपक्ष सियासत करता है। हाँ। मीडिया जब हाथरस पहुंचती है, जी, हर मीडिया चैनल के रिपोर्टर जो वहां सड़कों पर धूल फांक रहे थे और सच को दुनिया के सामने, देश के सामने लाने का प्रयास कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की योगी की नकारा पुलिस उन्हें रोक रही थी। जब उनसे ये सवाल किया जा रहा था, आपको ये आदेश किसने दिया? सभी आईपीएस रैंक के अधिकारी और आईएएस रैंक के अधिकारियों ने साफ और स्पष्ट कहा, ऊपर से आदेश आया। ऊपर कौन लोग है? ऊपर इसका मतलब है सरकार में बैठे हुए लोग और सरकार के मुखिया का आदेश है। आप अगर सरकार के मुखिया का आदेश नहीं है तो निश्चित तौर पर किसी भी पुलिस अधिकारी, किसी भी आईपीएस अधिकारी, किसी भी आईएएस अधिकारी की यह हैसियत नहीं हो सकती है कि मीडिया को दुनिया के सामने सच लाने से रोके। हमें पूछना चाहते हैं, रात के 12 बजे चलिए, जिसने मीडिया पर सवाल उठाया, मीडिया ने भी सबका सच का सच ला के रख दिया और आखिरकार सरकार को आदेश देना ही पड़ा और अधिकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन जी, सीबी पांडे जी, सवाल यह है कि पुलिस को पहले से ही सवालों के घेरे में थी। जी सीबी पांडे जी, मेरा सवाल सुनिए, मैं इसका जवाब आपसे चाह रहा हूं कि पुलिस तो पहले से ही सवालों के घेरे में थी इन आरोपों के बीच, और अब एक और नया खुलासा हो गया, वो ये कि आगरा की फोरेंसिक जांच में ये सामने आया कि पीड़िता के साथ गैंगरेप जैसी कोई भी घटना घटी नहीं, जबकि इससे पहले सीबी पांडे जी सफदरजंग अस्पताल की रिपोर्ट ने भी इसी तरफ इशारा किया था। अरे उसकी रिपोर्ट नहीं आई। हाँ,
रहा हूँ ओपी जी, मैं जरा सीबी पांडे जी से पूछ लेता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई सार्थक बहस हो, कुछ चीजें निकल करके आए जी। हाँ, देखिए जो मेडिकल रिपोर्ट है, अब वो एक मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। उस मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ आपको ये भी समझने की जरूरत है कि पीड़िता का अपना बयान भी है और पीड़िता के 3 बयान हैं और तीनों बयान में ये तीनों बयान एक तरह से ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो चुके हैं। अब वो 3 बयानों को देखा जाएगा कि उसमें वो उसका ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो और मेडिकल रिपोर्ट, ये दोनों मिला के जब कोर्ट उसकी व्याख्या करेगी तो कोर्ट इस निश्चय पर पहुंच सकती है कि ये रेप है कि नहीं है। ये मान के मत चलिए कि अगर कोर्ट ने उसको मान दिया बयान के आधार पर कि उसके साथ रेप है तो रेप की अपराध होंगे और ये सारा मामला कोर्ट के द्वारा ही तय किया जाए। जहां तक देखिए इस मामले में एक जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें एक बात तो सही है कि जांच के आधार पर राजनीतिक पार्टियां उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। आपराधिक मामले में खासतौर से महिला के साथ अगर अपराध हुआ है तो उसका जातिगत राजनीति के लाभ उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार ने 3 बड़ी गलती की है। तीनों गलती को समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी है, आप लोगों को किसी से मीडिया को नहीं रोक सकते हैं जाने। दूसरी बात है, अगर कोई पॉलिटिशियन जाना चाहता है, अगर किसी पर जाना चाहता है उसको भी आप नहीं रोक सकते। और तीसरी बात जो है, आपने उसकी रात में उसके जो बॉडी को उसको जला दिया और जब उसका अधिकार है परिवार के लोगों का डेड बॉडी को उसका अपने ढंग से उसका निस्तारण करना, तो ये 3 बड़ी गलतियां जो सरकार ने की है। बिल्कुल, ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब सरकार को देने होंगे। मैं सरकार के पास आ रहा हूं, ओपी जी के पास, लेकिन उससे पहले मैं जरा कि फाइनल कमेंट अनीश जी, कुल मिलाकर के जैसा सीबी पांडे जी ने भी कहा, तो पीड़ित पक्ष के बयानों की बात जब आ रही है तो विरोधाभास की खबरें इधर से भी आई हैं। आरोपी पक्ष खुद को बेगुनाह बता रहा है। हालांकि मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति सीएम योगी ने कर दी, साथ ही पीड़ित पक्ष और पुलिसकर्मियों का नार्को टेस्ट भी होगा। देखिए, ये अजीब सी बात है हाँ, कि जो लोग विक्टिम हैं उनके विक्टिम होने के बारे में तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन उनका नार्को टेस्ट हो रहा है और जो परपेट्रेटर्स हैं, जो जुर्म कर रहे हैं, उनको खुली छूट दी जा रही है, वो पंचायत करें। एक बात बार बार बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ फरमा रहे थे कि साहब अपोजिशन जो है वो राजनीति कर रहा है। आप अपोजिशन की जिम्मेदारी की राजनीति करें, उसकी जिम्मेदारी अगर सरकार की मशीनरी फेल हो रही है और कोई गरीब घर का चाहे दलित हो या गैर दलित हो उसके साथ ज्यादती हो रही, तो जिम्मेदारी है अपोजिशन की खड़ा हो उसके लिए। मीडिया की जिम्मेदारी है कि दिखाए आईना सरकार को कि सच क्या है। अब सरकार की गलती ये है, बल्कि ब्लंडर है, कि जानबूझ के अपोजिशन को मीडिया को जाने नहीं दिया। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि सच्चाई सामने नहीं आने पाए। अब जब आप कोशिश कर रहे हैं खुली खुली सच्चाई सामने ना आने पाए तो यकीनन आपको ऊपर इल्जाम लगेगा कि आपकी सरकार नाकारा है और मिली हुई है। और चूंकि इसमें कास्ट एंगल है, इसको कोई डिनाई करने की कोशिश की, गांव में कास्ट एंगल है, इस वजह से आपको सब करना चाहिए सरकार को, उन लोगों को जो गरीब घरानों के हैं, जो दलित परिवार हैं, उनके हक में खड़ा होना चाहिए। तो सरकार ने पॉलिटिकल लेवल पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बड़ी गलती की है और इसको बदलना चाहिए अपने बिल्कुल। अब इस गलती को क्या कितना मानती है ओपी सिंह जी? कुल मिलाकर के चूक कहां पर हुई है? अब क्या लग रहा है कि वाकई में आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि परिजनों को से मिलने नहीं दिया जा रहा था, मीडिया को रोका गया, जांच में देरी हुई, ये सब तमाम सारी चीजें हैं जिनके सवाल देने ही होंगे। बस एक चीज और कह दूं जल्दी से। जी ओपी सिंह जी, आपके सवालों का जवाब मैं ओपी सिंह जी से ले रहा हूं। जी ओपी जी, बस एक चीज। ठीक है। के बाद ये फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा गया है, ये नमूना जो भेजा गया है फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए आगरा को, ये 11 दिन के बाद भेजा गया है। अब 11 दिन में सीमेन सिक्योर रहता है नहीं रहता, मिटाने सारे डाउट्स सीबीआई को हल करने पड़ेंगे। तो सरकार ने खुद गलतियों पे गलतियां की इस मामले। जी चलिए, गलतियों पर गलतियां सरकार ने की है, तो अब इसका फिलहाल अब किस तरीके से जवाब तो देना ही पड़ेगा। ओपी सिंह जी, देखिए ऐसा है कि पहले दिन से जैसे इस संज्ञान में आया है, हमारी सरकार इस पर आवश्यकता अनुसार जो भी करना हुआ वो सब कुछ किया है, लेकिन विपक्ष क्या चाहता था कि वहां जाति हिंसा होगा। हम सोचना ये पूछना चाहता नहीं की और बीच में बलात्कार की धारा उसकी मौत के बाद आपने बढ़ाई, तो सरकार ने क्या किया बता दीजिए। आपको कुछ पता नहीं है, जब आप सुनेंगे तब आपका ज्ञान वर्धन होगा।
लेकिन आप हल्ला मचाने वाले लोग हैं, पार्टी के हैं, बताइए ना, इसीलिए बता जनता से दूर है दीजिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कब जाएगी, बता दीजिए। अरे सुनो भाई, हाँ ठीक है, चलिए सुन लेंगे जल्दी से, आवाज की थोड़ा दिक्कत हो रही है। मैंने ये कहा आलोक जी कि ये बात छिपी नहीं है ना, मैं भाजपा प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा हूं, वो सारा मीडिया में रिकॉर्डेड है कि 14 तारीख को 9 बजे घटना घटने के बाद पीड़िता और उसकी मां ने क्या एफआईआर दर्ज कराई है, क्या चैनल को रिपोर्ट दिया मीडिया को कि संदीप ने मेरी गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। 19 तारीख को वो बयान देती है और उसकी मां बयान देती है कि छेड़खानी का प्रयास किया और गला दबाकर मारने की कोशिश किया। 354 का अपराध होता है। चलिए बयानों में विरोधाभास है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं जी। जल्दी से जल्दी 30 सेकंड जी। जी आलोक जी ये बताइए, अगर जी चलिए फाइनल कोई भी आदमी आप पूरे देश के, पूरे प्रदेश में किसी भी थाने में आपके घर में डकैती पड़ जाए, उसकी एफआईआर थानों पे लिखा लीजिए, योगी की पुलिस अगर लिख दे तो मैं बताऊंगा ये स्थिति है। और आप पीड़िता पर जो भी कमजोर तबके से आती है उनकी एफआईआर पुलिस ने अपने तरीके से लिखवाने का प्रयास किया, लगातार दबाव बनाया और पीड़िता के इलाज में देरी हुई, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी नहीं गई, लगातार पीड़िता के परिवार को धमकाया गया। आज स्थितियां ये है कि उनको न्याय मिलने के बजाय आज भी जो एक खास बिरादरी के लोग हैं उनके द्वारा, सरकार में बैठे लोग हैं उनके द्वारा और पुलिस के द्वारा लगातार पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। देश कतई से बर्दाश्त नहीं करेगा और विपक्ष का एक राजनीतिक, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते विपक्ष की वाकई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जल्दी से जी चलिए जल्दी से फाइनल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल के आती है कि अगर वो संदिग्ध है, सब कुछ उस पीड़िता ने झूठ बोला, तो वो कितने हल्के से गला दबाया था कि उसकी मृत्यु हो गई। शर्म करिए ओपी सिंह जी, इस तरह की बातें टीवी पे कहते हैं। अगर किसी ने झूठी रिपोर्ट, हल्की बात कही तो उसकी मृत्यु कैसे हो गई? ऐसे कोई मर जाता है क्या? दूसरी बात, अगर वो संदिग्ध है तो सरकार ने इतना बड़ा दिल करके उसको सरकारी नौकरी, उसके परिवार को लाखों रुपए, मकान, सब कुछ व्यवस्था क्यों कर रही है? अगर वो संदिग्ध है या आपके हिसाब से वो झूठ बोल रही है और उसी परिवार का आप नार्को टेस्ट भी कराने की बात कर रहे हो, कैसे लोग हो? और आप हमसे कहते हम राजनीति करते हैं, हम अत्याचार के खिलाफ राजनीति करेंगे, हम जुल्म के खिलाफ राजनीति करेंगे, हम आपके जो भी अन्याय है उसके खिलाफ राजनीति करेंगे। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी तो हम सियासत करेंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे। आप जितना आरोप लगा लो, चाहे जितने मुकदमे लगा लो, चाहे जितनी लाठियां चलवा लो, चाहे जेल और जोड़ दे कि बस हम खाली राजस्थान में होगा या और कहीं होगा, वहां नहीं जाएंगे। हम यूपी को ही मुद्दा बनाएंगे, ये लाइन भी विपक्ष जोड़ दे। चलिए सबने अपनी बात रखी है, ठीक है जी चलिए। मनोज जी ये जो अलग अलग मापदंड विपक्ष ने तय किया है, विपक्ष ने जो अलग अलग मापदंड, मैं मनोज जी कोई कैसा भी राजनीति, मैं एक सार्थक बहस करना चाह रहा हूं। जब सरकार ने इतना सब कुछ किया, कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो ये ईपीएफआईआर की जो रिपोर्ट आई उसको सही साबित करने के लिए डेड बॉडी को रात में जलाया गया। और अभी ऐसा क्या लग रहा है, आपने सबकी बात सुनी, अभी ऐसा कौन सा सच है जो भी आना बाकी है या कुछ नाम अभी सामने और आ सकते हैं? जी मनोज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं आलोक जी, मैं बोलना चाह रहा हूं, आपको सुनिए, आवाज आ रही है? जी आप अपनी बात रखिए, आपको सुन पा रहे हैं मनोज जी। एक फाइनल कमेंट आपसे। परिवार के साथ जो भी दुर्घटना घटी और वो बेटी आज नहीं रही, लेकिन उसके बाद चरणबद्ध जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन और सरकार से कमी हुई है, गलतियां हुई है, बल्कि बताने के बजाय छुपाने की जो कोशिश की गई है। लेकिन आलोक जी बात और कहना, नारकोट बात में, एसआईटी की बात में, जांच की बात है, हम में जांच की बात है, लेकिन वक्त और सरकार को जवाब देना बनता है, सरकार की कार्रवाई बनती है। अगर परिवार नौकरी नहीं थे तो भी कई सवाल होती है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा, अपराध घटनाओं में जांच आरोपी कहीं न कहीं जेल में है। अब साथ ट्रायल के बाद कोर्ट का तरीके का जल्द से जल्द बाद कोर्ट में निर्णय है, लेकिन राजनीति हो रही है, चुनाव है, बिहार हो चुका है, आने वाले समय में बंगाल चुनाव है। आलोक शायद मामला हाई है क्योंकि चुनाव लेकिन
मनोज जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है। एक फाइनल कमेंट में ओपी जी आपसे ही कि अब भविष्य में इस तरीके की घटनाएं आगे ना फैलें और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ किस तरीके से सरकार अपना पक्ष रखेगी। बहुत बेबाकी से ओपी सिंह जी, एक फाइनल कमेंट सरकार से जी। आलोक जी, सरकार शुरू से ही इस तरह के मामले पर संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको संज्ञान में लेकर के जिस प्रकार से उसके परिवार से बात किया, जिस प्रकार से एसआईटी जांच की व्यवस्था की, सीबीआई की जांच की उन्होंने संस्तुति की, जिस प्रकार से लापरवाह पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट आना तत्काल उनको निलंबित किया है। आज भी जो संबंधित अधिकारी है उनकी जांच की जा रही है। अगर किसी प्रकार की लापरवाही तो उनको किया जाए। ऊपर वाला कौन था? इसके साथ ही अरे ऊपर वाला कौन था ओपी सिंह जी? उसकी भी जांच ऊपर वाला कौन था? ऊपर से आदेश कौन ऊपर वाला है? ऊपर वाला कौन है? सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, जितना छुपाओगे उतना उधारे जाओगे। सच्चाई से सरकार चलाना सीख लो। झूठ की राजनीति सत्ता में नहीं चलती है, झूठ की राजनीति सत्ता में बैठ कर नहीं चलती है। हम जान गए, प्रदेश पहचान गया, मीडिया ने भी आपका आकलन कर लिया। अरे आप भूखे नंगों की सरकार हो। सवाल यह है कि कुल मिलाकर पीड़िता के परिजनों को आखिर न्याय कब मिलेगा, बड़ा सवाल। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी आपका भी, मनोज जी आपका भी, सीबी पांडे जी आपका भी, और अनीस अंसारी जी आपका भी, सीबी पांडे जी आपका भी, संतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ओपी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है, क्या हाथरस कांड पर विपक्ष सियासी रोटियां सेक रहा है? क्या हाथरस कांड में सच अभी भी छुपा हुआ है? क्योंकि जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, आने वाले समय में कुछ और भी सच सामने आ सकते हैं। नमस्कार। कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय भी है। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कूका तुलसी गिलोय हमारी इम्यूनिटी के लिए। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बिछने लगी सियासी बिसात, तैनात हुए सियासी खिलाड़ी, हर मोर्चे पर शहमात का खेल। बिहार में होगी किसकी बहार? यूपी को है इंतजार। राजनीति की हर खबर पर नजर। स्पेशल रिपोर्ट रात 9 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो